कंचन दिल की बहुत अच्छी थी, बहुत ही सुंदर थी। उसके बाल तो बहुत ही लंबे और घने थे। हर कोई उसे बहुत तारीफ देता था उसके लंबे बाल के वजह से, और दिल की भी बहुत अच्छी थी। बस कुछ ही दिन पहले ही उसकी शादी हुई थी और इस हरियालीपुर गांव में वो बहू बनकर आई थी। अपने पति गोपाल के साथ वो साहूकार के घर में रहती थी, क्योंकि उसका पति गोपाल साहूकार का नौकर था और कंचन साहूकार की नौकरानी। पर गोपाल को लगता था कि साहूकार उसे बेटा मानता है, बहुत स्नेह करता है, और इस वजह से गोपाल अपनी मालकिन और मालिक को देवी देवता का स्थान दे दिया था अपने मन में। पर कंचन को सच्चाई अच्छे से पता थी। ओह, कितनी बार मैंने इन्हें समझाने की कोशिश की है, पर ये मेरी कहाँ सुनते हैं। हाय मोरी मैया, कितना काम करूँ, दिन रात काम करती हूँ इस घर में। झूठी मूठी बातें करती है साहूकारनी कि तुम तो इस घर की बहू हो। अरे नौकरानी हूँ मैं, नौकरानी, बहू कहाँ से हो जाऊँगी। उनकी 4 बहुएं हैं, उनकी 4 बहुएं क्या मेरी तरह काम करती हैं? एक तिनका तक नहीं उठाती है, दिन भर समय बर्बाद करती रहती हैं, और मैं घर का सारा काम कर रही हूँ, वो भी मुफ्त में। बस दिन में 3 बार खाने को दे देते हैं हम पति पत्नी को, और घर के पीछे एक छोटा सा मकान दे रखा है। अच्छे से पता है इनका मतलबीपन, इनका चालबाजी, पर क्या करूं, मेरे पति समझे तब तो कुछ हो। इतनी बार समझाती हूँ पर समझते ही नहीं है। बेचारी कंचन बहुत ही परेशान थी, क्योंकि रोज उसे नदी में जाकर 5 मटके पानी लाना पड़ता था। उस पानी से साहूकार और उसकी पत्नी नहाकर पूजा करते थे। वो दोनों एक विशेष पूजा करते थे, किसी साधु बाबा को मानते थे वो, और इस वजह से रोज कंचन को नदी में जाकर 5 मटके पानी भरकर लाना पड़ता था। बेचारी कंचन पहाड़ी रास्ता में चलते चलते बहुत थक जाती थी। ओह, मैं तो बहुत थक गई। रोज मुझे नदी में जाकर 5 मटके पानी लाने के लिए बोलती है मालकिन। मुझे समझ में नहीं आता है ये कैसा रहस्य है। ऐसा कौन सा पूजा करते हैं ये पति पत्नी कि नदी के पानी से ही नहाएंगी, वो भी 5 मटके पानी से, और रोज मुझे लाने के लिए बोलते हैं। जरूर कुछ रहस्य है, पता नहीं क्या पूजा करते हैं, शायद कोई तंत्र मंत्र करते होंगे, कुछ तो रहस्य है। पर जो भी हो, मैं बहुत थक जाती हूँ। घर में नल का पानी आता है, हाँ, पर मुझे नदी में जाकर रोज 5 मटके पानी भरकर लाना पड़ता है। इनकी 4 बहुएं तिनका तो नहीं उठाती हैं, पानी क्या भर के लाएंगी। ऊपर से ये महारानी मुझे बहू बोलती है, बहू, कि मेरी 4 बहुएं नहीं, मेरी 5 बहुएं हैं। भला कौन से ज़माने में नौकरानी बहू बन जाती है? नौकरानी तो नौकरानी ही रहेगी, सगी सगी होती है और पराए पराए। बेचारी कंचन बहुत परेशान थी। रोज़ उसे 5 मटके पानी भर के लाना पड़ता था, और उसकी मालकिन तो बहुत ही चालाक थी, बहुत ही मतलबी और बहुत ही स्वार्थी थी। कंचन से मीठी मीठी बातें करके उससे सारा काम कराती थी। अरे कंचन बिटिया, तुम पानी ले आई, 5 मटके पानी नदी से? हाँ माँ जी, पानी ले आई और आंगन में रख दिया है। बिटिया, तुम कितनी अच्छी हो, कितनी अच्छी हो, सच में तुम्हारा मन बहुत अच्छा है। अरे तुम तो 10वीं तक पढ़ी हो, बुद्धिमान भी हो। तुम्हें पता है बेटी, मैं तो तुम्हें अपना छोटी बहू मानती हूँ। पराई हुई तो क्या हुआ, हाँ, खून के रिश्ते ही रिश्ते होते हैं क्या, मन का रिश्ता कुछ नहीं होता। मेरी 4 बहुएं हैं, पर उन सबसे ज़्यादा मैं तुमसे स्नेह करती हूँ, क्योंकि तुम मेरा हर बात मानती हो। अरे बिटिया, आज तो तुम्हें पता है ना, मंजली बहू का भैया और भाभी आने वाले हैं, तो अच्छा खाना बना देना बेटी। पुलाव, खीर, पूड़ी, गाजर का हलवा, और हाँ, मीठी खिचड़ी भी बना देना। और क्या क्या बनाना है तुम्हें तो पता है, 2-4 सब्जी तो तुम ज़रूर बनाओगी। आखिर हमारे घर की सम्मान की बात है ना? हाँ, ये तो तुम्हारा ही घर है, क्योंकि गोपाल को हम हमेशा अपना बेटा मानते आ रहे हैं। तुम्हें पता है कंचन बिटिया, तुम्हारे ससुर जी भी बहुत अच्छे इंसान थे, और तुम्हारी सासू माँ भी, वो लोग भी यहाँ पर काम करते थे। इतने ईमानदार थे, मैं क्या ही बोलूँ, कितना तारीफ करूँ, कम ही है। आज से 20-25 साल पहले
तुम्हारे ससुर जी ने हमसे 5,000 रुपये उधार मांग कर लिए थे। उन्हें कुछ ज़रूरत था तो हम तो सूद पर पैसा देते हैं, तुम्हें पता है ना। वो 5,000 रुपये का सूद बढ़ बढ़ कर अब 1 लाख हो गया है। पर नहीं नहीं बिटिया, अपने मन में ये बात ना ले लेना, मैं तुम्हें पैसे नहीं मांग रही हूँ कि तुम्हारे ससुर जी ने हमसे 5,000 रुपये लिए थे 25 साल पहले, अब सूद बढ़कर 1 लाख हो गया है, तुम मुझे पैसे दे दो। नहीं नहीं, मैं ऐसा करूँगी कभी नहीं। गोपाल मेरा बेटा है, मैं उसे बेटा मानती हूँ, और तुम मेरी बहू हो, प्यारी बहू। वो तो हम लोग सूद लेते हैं, इसलिए सूद बढ़कर 1 लाख हो गया है, बस लिखना पड़ता है। हम कभी नहीं वापस लेंगे तुमसे वो 1 लाख रुपए। हाँ, हमेशा हमारे साथ रहना बिटिया, क्योंकि हम तुम्हें अपना मानते हैं। 1 लाख रुपए तो मैं इन्हें नहीं दे सकती, ये अच्छे से जानती हैं, इसलिए मुझे उम्र भर इनकी नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा, और मेरे पति को इनका नौकर। बड़ी आई बोल रही है कि हमें अपना बेटा बहू मानती है। अरे बेटा बहू मानती है तो जितना संपत्ति में भाग दे रही है अपने 4 बेटों को, 4 बहुओं को, हाँ हमें भी दे दे। बड़ी आई। सच ही सोच रही थी कंचन। बेचारी कंचन दिन भर घर का काम करते करते बहुत थक जाती थी। बहुत ही मतलबी थी साहूकार की पत्नी शकुंतला। दिन भर कंचन से घर का काम कराती रहती। रोज 5 मटके पानी भरने के लिए बोलती नदी से। और उसकी 4 बहुएं तो और 10 कदम आगे थे। बहुत ही चालाक थे और बहुत ही ज़्यादा मतलबी और स्वार्थी। उन्हें भी पता चल गया था, इसलिए वो चारों भी मीठी मीठी बातें करती थी कंचन से, और झूठी मूठी उसकी तारीफ करके उससे सारा काम कराती थी। अरे कंचन, क्या कर रही हो तुम? अरे देखो तो, तुम तो सब्जी काट रही हो, मैं भी ना देख रही हूँ और पूछ रही हूँ। अच्छा कंचन, तुम्हें तो पता है ना कि मुझे खाना अच्छा हो तो कितना अच्छा लगता है, और तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि खाने के साथ मैं अपनी उंगली भी चबा कर खा जाऊँ, इतना स्वादिष्ट होता है। तुम्हें तो जादू आता है, जादू। अच्छा, तुम तो आज बहुत कुछ बना रही हो। एक काम करो ना, मेरे लिए थोड़ा पालक के पकोड़े तल दो, बड़ा मन कर रहा है। तुम तो देख रही हो मौसम कितना सुहाना है। एक काम करना, पालक के पकोड़े और मसाला वाली चाय बना दो और मुझे दे दो कमरे में, बहुत ही भूख लग रही है। तुम्हें तो पता है मैं थोड़ी सी भी भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती। बना दो ना जल्दी से। हाँ, अभी बना देती हूँ मालती दीदी। बड़ी बहू तो चटोरी थी, उसे रोज कुछ न कुछ बहुत ही स्वादिष्ट खाना खाना था, इसलिए वो कंचन को चने के झाड़ पर चढ़ा देती तारीफ करके, और अपना काम हासिल कर लेती। उस तरह नंबर 2 बहू भी अपना काम ऐसे ही हासिल कराती थी कंचन से। अरे कंचन, क्या कर रही हो? वाह, क्या खुशबू आ रही है किचन से। तुम्हारे हाथों में तो जादू है, बहुत अच्छा खाना बनाती हो तुम। पर कंचन देखो, आज मेरे भैया और भाभी आने वाले हैं, और तुम्हें तो पता है मेरा घर का हालत कैसे रहता है। रूम बहुत ही गंदा हो गया है। आओ ना, मेरा कमरा थोड़ा सजा दो ना। पर मैं तो यहाँ खाना बना रही हूँ चंपा दीदी। अरे हाँ, मुझे पता है। जब तुम्हारा किचन में काम खत्म हो जाए तो मेरे कमरे में आ जाना, और कमरे की साफ सफाई कर देना, फिर अच्छे से फूलों से सजा देना। तुम्हें तो पता है मेरी भाभी कितनी नकचड़ी है। पिछली बार तुमने कमरा इतने सुंदर से सजाया था, वो तो देखकर जल गई। वैसे ही सजा देना, ठीक है? अब तीसरी बहू आती है। तीसरी बहू चमेली तो और भी ज़्यादा चालाक है और भी ज़्यादा मतलबी। कंचन, क्या कर रही हो? अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है रसोई घर से। आज तो बहुत ही मज़ेदार खाना बन रहा है। मैं तो रोज़ तुम्हारी तारीफ़ करती हूँ, है कि नहीं? मैं अपने मायके जाती हूँ तो वहाँ भी तुम्हारी तारीफ़ करती हूँ। मैं बोलती हूँ ना, हमारे घर में एक सुंदर सी मेरी प्यारी सी छोटी देवरानी है। मैंने तुम्हें कभी पराया नहीं समझा है, हमेशा तुम्हें अपनी छोटी देवरानी समझती आ रही हूँ। और तुम्हारी बालों की तारीफ मैं कितना करती हूँ, पता है? कितने सुंदर हैं तुम्हारे बाल। अच्छा सुनो ना, मैं तो जो बोलने आई थी वो भूल ही गई। वो क्या है कि वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई है, तो मेरे सारे कपड़े ऐसे ही जमा होकर पड़े हैं, इतनी बदबू आ रही है। और देखो, आज मेहमान आ रहे हैं, अगर उन्हें पता ये सब लग गया और ये सब बदबू, ये सब, तो घर की बदनामी होगी ना। मतलब तुम्हारे घर की बदनामी होगी। तुम भी तो हमारे परिवार की सदस्य हो,
एक काम करना, जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो वो कपड़े जरूर धो देना, ठीक है कंचन? हाँ हाँ चमेली दीदी, धो दूंगी। अब छोटी बहू आती है। छोटी बहू मल्लिका तो और भी ज़्यादा मतलबी है। कंचन क्या कर रही हो? अरे वाह क्या खुशबू आ रही है, आज तो घर में मेहमान आ रहे हैं। हाँ इसकी तैयारी कर रही हो तुम। अच्छा सुनो ना कंचन, जब तक तुम मेरे पैर नहीं दबाती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तुम्हें तो पता है ना मेरे पैरों में कितना दर्द रहता है। जब तक तुम नहीं दबाती मुझे नींद ही नहीं आती है, क्या करूँ। थोड़ा तुम काम से फुर्सत हो जाओ तो मेरे कमरे में आना और मेरे पैरों की अच्छे से मालिश कर देना तेल लगा कर। हाँ आओगी ना? क्या बोलूँ मैं आपको मल्लिका दीदी, इतना ऊंचा ऊंचा हील पहनेंगी तो आपको पैरों में दर्द होगा ना। इतना ऊंचा ऊंचा हील आप घर में भी पहनती हैं, 24 घंटे पहन कर रखती हैं। इन्हें थोड़ा आराम दीजिए तो आपके पैरों को भी आराम मिलेगा। बड़ी आई नकचड़ी कहीं की। पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसे कुछ बोलूँगी तो अच्छा नहीं होगा। ऐसे ही इस मूर्ख को मीठी मीठी बातें करके अपना काम हासिल कर लूँगी। अच्छा तुम काम होने के बाद आ जाना मेरे कमरे में। हाँ हाँ मल्लिका दीदी आ जाऊंगी। बेचारी कंचन बहुत ही मजबूर थी और उसकी मजबूरी का फ़ायदा साहूकार और उसके परिवार वाले अच्छे से उठाते थे। बहुत परेशान हो गई थी कंचन। उस दिन तो वो बहुत थक गई थी और बहुत गुस्से में थी। उसने गोपाल से बात करने की सोची। अजय मैंने आपको कितनी बार बोला है कि मेरी सहेली शहर में रहती है, मैंने उससे बात की है, एक अच्छी सी नौकरी उसने देख ली है आपके लिए। चलिए ना हम शहर चले जाते हैं। और यहाँ पर इतनी कष्ट होती है, मैं नहीं रह सकती जी। चलिए हम शहर चले जाते हैं, रूखा सूखा खाएंगे पर शांति सुकून से रहेंगे। अरे तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ये क्या कंचन बोलती रहती हो? तुम दूसरों की बातें सुनती हो और मुझे आकर परेशान करती हो। देखो मैं माँ और बाबूजी के खिलाफ एक शब्द सुनना पसंद नहीं करता हूँ। अजी कौन से माँ कौन से बाबूजी? आप कहाँ सोच रहे हो जी? आपको दिखाई नहीं देता है? आप दिन भर कोलू के बेल के तरह काम करते रहते हो खेत में और मैं यहाँ पर पिसती रहती हूँ नौकरानी बनकर, मुफ्त की नौकरानी। बस 3 वक्त खाना देते हैं, कपड़े देते हैं पहनने को और रहने के लिए। उनके घर के पीछे ये छोटा सा घर दिया है हमने हमें, और आप बोल रहे हो कि वो माँ और बाबूजी हैं? वो पराए हैं जी, कब से आपके अपने हो गए और वो आपके मालिक और मालकिन है, ये आपको याद रखना चाहिए। वो भी बहुत ही मतलबी और स्वार्थी। अरे बस भी करो, क्या बोलती रहती हो? तुम्हें नहीं पता क्या? क्यों भूल जाती हो तुम? मेरे पिताजी उनसे 5,000 रुपये उधारी लिए थे आज से 25 साल पहले। हाँ जी पता है, ये बात रोज मुझे मालकिन सुनाती रहती हैं कि ससुर जी ने उनसे 5,000 लिए थे, 5,000 का सूद बढ़कर 1 लाख हो गया है। वो हमसे पैसे वापस नहीं चाहती है और हम उनके बेटे और बहू हैं। नहीं जी ये गलत बात है, उनके 4 बेटे हैं, 4 बहुएं हैं, हम उनके कोई नहीं हैं। वो बस हमारा फायदा उठा रहे हैं। कब आप समझेंगे जी, कब आप समझेंगे? हम उनके घर में सिर्फ नौकर और नौकरानी है। रोज मुझे 5 मटके पानी भर के लाना पड़ता है। इतना पथरीला रास्ता, कितना कष्ट होता है मुझे। आप समझ भी पा रहे हो? पता नहीं कौन सा पूजा करते हैं, क्या रहस्य है इस घर का। मैं तो तंग आ गई हूँ जी। चलिए जी हम चलते हैं शहर, परेशान हो गई हूँ मैं। उस घर में तो सच में कुछ रहस्य था। रोज 5 मटके पानी से साहूकार और उसकी पत्नी नहाकर पूजा करते थे, एक विशेष पूजा। अरे तुम्हें पता है शकुंतला, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। उस दिन विश्व प्रताप बहुत खुश थे और अपनी पत्नी शकुंतला को बोल रहे थे उस रहस्य के बारे में, जिस रहस्य के लिए वो लोग पूजा करते हैं। तुम्हें पता है जैसा साधु बाबा ने बोला था बिल्कुल वैसा ही हुआ। हाँ उन्होंने जो बीज दिया था ना हमें कद्दू का, और हमें बोला था कि पहाड़ी के पास जो ज़मीन है उसमें लगा दो छुपाकर, कोई नहीं देखेगा और 1 महीने में कद्दू का पेड़ हो जाएगा और बड़ा सा कद्दू उसमें उगेगा। वैसा ही हुआ है जी, वैसा ही हुआ है, इतना बड़ा कद्दू उगा है। अरे आप ये क्या बोल रहे हैं? साधु बाबा की बात सच हो गई? अरे होगा क्यों नहीं, हम कितने ज़माने से साधु बाबा को और उनके गुरु को मानते आ रहे हैं। हम उनकी हर बात सच्ची होती है जी। उन्होंने जैसा बोला था वैसा ही हुआ। देखो तो 1 महीना पहले ही हमने वो चमत्कारी कद्दू का बीज लगाया था ज़मीन में और अब देखो कद्दू का पेड़ हो गया है और इतना बड़ा कद्दू उगा है।
अजी अब तो हमें पूर्णिमा के दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि साधु बाबा जी ने बोला था कि पूर्णिमा के दिन उस कद्दू को तोड़कर लाना, उसकी सब्जी बनाना, और जो उसकी सब्जी सबसे पहले खाएगा, मतलब जो उसका स्वाद सबसे पहले खाएगा, हाँ उसको वो चमत्कार मिल जाएगी। हाँ जी हाँ, तो वो चमत्कार हमें मिल जाएगी। अरे क्यों नहीं मिलेगी। किसी ज़माने में मेरे पिताजी ने साधु बाबा के गुरुजी की मदद की थी, उसका एहसान वो चुका रहे हैं। इतना बड़ा चमत्कार का आशीर्वाद हमें दे दिया है। जो उस चमत्कारी कद्दू का सब्जी पहले खाएगा, उसके नसीब में इतना धन आएगा, इतना धन आएगा कि वो इस राज्य का सबसे अमीर इंसान बन जाएगा, और धन जिंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। अजय पूर्णिमा के दिन हम वो कद्दू लाएंगे और तुम उसकी सब्जी बनाओगे और मैं उसे खा लूँगा। सबसे पहले मैं उसे खा लूँगा ताकि वो शक्ति मुझे मिल जाए। हाँ जी हाँ, अब तो बस पूर्णिमा का इंतज़ार है। चलिए जी चलिए, मंदिर चलते हैं, जब तप करते हैं, इससे चमत्कार बहुत जल्दी प्राप्त होगा, आसानी होगी। तो ये रहस्य था। अब पूर्णिमा का दिन आ जाता है। साहूकार अपने पहाड़ी वाले ज़मीन के पास जाकर वो कद्दू लेकर आ जाता है। वो चमत्कारी कद्दू बहुत ही बड़ा है, पर उसमें से बहुत ही अजीब सी दुर्गंध आती है। उस बांस को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाती है साहूकार की पत्नी। अजी ये क्या है, इतना बांस आ रहा है इस चमत्कारी कद्दू से, इसे मैं कैसे बनाऊं जी, कैसे पकाऊं बोलिए तो। और इतना बड़ा कद्दू है, मैं अकेली कैसे इसे बनाऊंगी। अरे कुछ भी करो पर जाकर बनाओ जल्दी से। हाँ मैं जा रहा हूँ मंदिर जब तप करने, दोपहर को आकर खा जाऊँगा। तुम्हें तो पता है ना, सबसे पहले मुझे ही खाना है। इसका स्वाद जो पहले चखेगा उसे ही चमत्कार प्राप्ति होगी। हाँ जी हाँ, पर इतनी बड़ी सब्जी। जी एक काम करते हैं, हम पति पत्नी जाकर मंदिर में पूजा करते हैं, उससे बहुत जल्दी हमें चमत्कार की प्राप्ति होगी। और मैं अपनी 4 बहुओं को बोल दूंगी कि वो चारों मिलकर ये कद्दू पका ले, क्योंकि मेरे अकेले की बस की बात नहीं है जी, आप थोड़ा समझें। हाँ तुम सही बोल रही हो, इतना बड़ा कद्दू तुम कैसे पकाओगी। एक काम करना, तुम 4 बहुओं को बोल दो, पर अगर उनमें से कोई पहले ये कद्दू चख लिया तो। नहीं जी नहीं, उन 4 बहुओं को मैं ऐसे डरा के बोलूँगी कि ये कद्दू चखना तो दूर की बात है, वो छूने के लिए भी डर जाएंगे। आप परेशान ना हो। फिर शकुंतला वो बड़ा सा कद्दू लेकर जाती है और अपनी 4 बहुओं को उसे पकाने के लिए बोलती है, और उससे पहले ना खाने के लिए अच्छे से डरा भी देती है। क्या माँ जी, इसे पकाना है? इसे तो अजीब सी बात आ रही है माँ जी, इसे कैसे हम बनाएं, और इतना बड़ा कद्दू है। और आप बोल रही है कि जो सबसे पहले खाएंगे वो है ससुर जी, उनके पहले कोई इसे खा नहीं सकता, जो भी खाएगा उसके साथ बहुत बुरा होगा। माँ जी बड़ा डर लग रहा है, साधु बाबा ने ये क्या दिया है। इतना सोचने की तुम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं, जो मैंने बोला वही करो। इसे जाकर बना दो चारों मिलकर। और हाँ, सबसे पहले ससुर जी खाएंगे, उससे पहले अगर किसी ने खाया तो उसके साथ जो होगा उसका जिम्मेदारी उसका है। हाँ माँ जी, हम समझ गए। साधु बाबा तो बहुत ही महात्मा हैं, उनकी बात हम कैसे टालेंगे, पर इसे कैसे बनाएं? अरे मुझे नहीं पता, जैसे बनाना है बना लो, पर अच्छे से बनाना। ये बोलकर शकुंतला अपने पति के साथ मंदिर चली जाती है जप तप करने, और 4 बहुएं वो कद्दू देखकर परेशान हो जाती हैं। चारों की चारों तो बहुत ही आलसी थी, ऊपर से सासू माँ से भी बहुत ज़्यादा डरती थी। अब चारों एक उपाय निकालते हैं और अपनी नौकरानी को बुलाते हैं। क्या ये मैं बनाऊं? पर दीदी मैं कैसे बना सकती हूँ, माँ जी ने तो आप लोगों को बनाने के लिए बोला है, आप लोग ही बोल रही हो। और इसे सबसे पहले बाबूजी खाएंगे, उससे पहले कोई नहीं खाएगा। तो मुझे तो नहीं पता नहीं साधु बाबा ने किस उद्देश्य से इसे दिया होगा, आप ही लोग बना ले। अरे जो बोला है वो करो जाकर, बड़ी आई, बहुत बातें करती हो तुम तो। जाओ जाकर आंगन में इसे चूल्हा है उसे लेकर बना लो, अच्छे से बना देना। और हाँ, माँ जी को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, माँ जी पूछेंगी तो बोल देना 4 बहुओं ने बनाई है, और नहीं सुन सकते हम बकवास। चलो जल्दी जाकर बना लो। अब बेचारी कंचन क्या करती, उसकी तो मजबूरी थी, उसकी बात किसी ने नहीं सुना। उसे बाध्य होकर वो कद्दू को आंगन में लेकर उसे पकाना पड़ा। वो कद्दू को अच्छे से काट कर उसका सब्जी बनाने लगी। जब वो सब्जी बनाने लगी तो धीरे धीरे कद्दू से वो दुर्गंध गायब होने लगा, और अब बहुत अच्छी खुशबू आने लगी। अरे बाबा रे, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इससे पहले कितना दुर्गंध था, कितना बास था। चलो सब्जी तो बन गया, सबसे पहले इसे बाबूजी खाएंगे, ठीक है। पर
इसमें नमक तो सही से पड़ा है, पता नहीं नमक ज़्यादा है या कम है, देखना तो पड़ेगा, थोड़ा चख कर देख लेती हूँ। ये बोलकर कंचन वो सब्जी को चख लेती है। अब साहूकार वापस आता है और अच्छे से वो सब्जी खाता है। उसे लगता है उसी चमत्कारी कद्दू को उसने पहले खाया है, पर सच्चाई तो कुछ और है। दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद कुछ अजीब सा होने लगता है और गोपाल और उसकी पत्नी कंचन दोनों शहर चले जाते हैं। कंचन अपना सारा जेवर 1 लाख के बदले साहूकारनी को दे देती है और जब वो शहर जाते हैं तो अजब सा चीज़ होता है उनके साथ। शहर में उनकी लॉटरी लग जाती है 10 करोड़ की। अब उनकी ज़िंदगी बदल गई है। धीरे धीरे वो लोग शहर के सबसे अमीर इंसान बन जाते हैं। पर इधर साहूकार की बहुत क्षति होती है व्यापार में और 4 बेटों की नौकरी भी चली जाती है। साहूकार को कुछ भी समझ में नहीं आता है। अरे सबसे पहले तो चमत्कारी कद्दू की सब्जी मैंने खाई थी, पर ये क्या हो रहा है, सब उल्टा हो रहा है, सब उल्टा हो रहा है, समझ में नहीं आता क्या हुआ क्या हुआ। साहूकार को तो समझ में नहीं आता है, पर सच्चाई ये थी उस चमत्कार सब्जी को पहले साहूकार ने नहीं खाया था, पहले उसका स्वाद चखा था कंचन ने। इस वजह से सारा चमत्कार कंचन को मिल गया था। यही होता है, अच्छे लोगों के साथ कर्मा अच्छा करता है और बुरे लोगों के साथ बुरा।